चलो बच्चों, अब डिस्कस करते हैं एनिमल किंगडम में मोलस्का फाइलम। इससे पहले हमने एनालिडा, नेमाटोड, प्लेटीहेल्मिन्थस, सिलेंट्रेटा और पोरीफेरा फाइलम डिस्कस की हैं। तो जैसा कि हम बात करेंगे कि जो मोलस्का, हमने पहले ही बताया था कि ये कहाँ से इवॉल्व होके बनी है। एनालिडा से ही इवॉल्व होके बनी है। और कुछ अर्ली मोलस्का पाए जाते हैं जैसे नियोप्लीना, जिसमें कुछ करेक्टर मोलस्का के होते हैं और कुछ करेक्टर एनालिडा के। तो हम इसको कह सकते हैं कनेक्टिंग लिंक। देखो, ये अभी भी दिखता है, मिलता है, जिंदा है, इसीलिए इसको कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो अभी खत्म हो गए हैं, फोसिल दिखते हैं, उन वो भी दो अलग अलग फाइलम को कनेक्ट करते हैं, उनको मिसिंग लिंक बोला जाता है। तो ये पुराना क्वेश्चन भी है कि एनालिडा से ही इवॉल्व होके मोलस्का बने हैं, क्या एविडेंस है? तो आज भी एक कनेक्टिंग लिंक मिलता है वो मोलस्का ही, और उसका नाम है नियोप्लीना। उसमें कुछ कैरेक्टर एनालिडा के हैं और कुछ मोलस्का के। अब हमने देखा कि एनालिडा का जो बहुत खास कैरेक्टर था, इसका नाम भी रखा गया था, वो था इसमें सेगमेंटेशन। लेकिन आगे चल के जो नेक्स्ट फाइलम है मोलस्का, उसमें सेगमेंटेशन अब्सेंट होता है। ध्यान देना कि इसमें कोई सेगमेंटेशन नहीं पाया जाता। बस इसमें हम कहेंगे, इसमें जो सॉफ्ट बॉडी होती है इसकी, मोलस्का की जो सॉफ्ट बॉडी है, वो किससे कवर होती है? कैल्केरियस सेल से। सेल मतलब छिलका होता है ना अंडे का, बिल्कुल वैसा ही कवर होता है, तो उसको सेल बोलते हैं। और कैल्केरियस मतलब कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो सेल होता है वो इनकी सॉफ्ट बॉडी को कवर करता है, और सॉफ्ट बॉडी की वजह से ही इनको नाम दिया गया मोलस्का। और मोलस्का की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? मेलाकोलॉजी। मेलाको यहाँ किसके लिए होता है? मोलस्का के लिए। लॉजी हम समझते हैं स्टडी के लिए है। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इनमें भी अलग अलग तरह के सेल पाए जाते हैं मोलस्का में, क्लॉकवाइज उनकी जो है क्लॉकवाइज भी हो सकती है, उनकी जो स्पाइरल मूवमेंट होती है, हम कहें कि जो सेल होता है कि उनकी जो डेवलपमेंट है क्लॉकवाइज भी हो सकती है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है, अलग अलग शेप में हो सकती है। तो अक्सर यहाँ पे मोलस्का में सेल को भी स्टडी किया जाता है, तो उसको बोलते हैं कोंकोलॉजी। उसको क्या कहेंगे? कोंकोलॉजी। तो ये पुराने क्वेश्चन है कि भाई कई बार पूछा जाता कि मोलस्का के सेल की स्टडी को बोलते हैं कोंकोलॉजी, और मोलस्का की स्टडी को बोलते हैं मेलाकोलॉजी। और एक बात हमें अच्छे से ध्यान में रखनी है कि ठीक है, एनालिडा से ही इवोल्यूशन होके मोलस्का बने हैं, और उसका सबूत है नियोप्लीना, जो एक कनेक्टिंग लिंक है एनालिड और मोलस्का के बीच में। लेकिन मोलस्का में सेगमेंटेशन नहीं पाई जाती है, ट्रू सेगमेंटेशन नहीं है। वो हमने पहले ही बताई थी, तीन फाइलम है, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा और कोर्डेटा, जिनमें ट्रू सेगमेंटेशन यानी कि मेटामेरिज्म पाई जाती है। चलो ये तो ठीक है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इनके बारे में, मोलस्का जो है कैसे पाए जाते हैं, हैबिटेट की बात अक्सर हम शुरुआत यहीं से करते हैं। तो क्यों इनको टाइटल दिया गया है, नाम दिया गया है, वो भी क्लियर हो गया है। तो ये ज्यादातर हम देखेंगे एक्वेटिक पाए जाते हैं, और मिलने को कुछ ऐसे भी हैं, जमीन पे भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। अब एक्वेटिक में ये फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं और मरीन वाटर में भी, ये ऐसा कुछ नहीं है कि भाई फिक्स है। तो फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं, मरीन वाटर में भी, और टेरेस्ट्रियल फॉर्म में भी पाए जाते हैं मोलस्का। अब इनकी बात करें, मोलस्का जो है, इनकी बॉडी जो होती है, इनकी बॉडी में हेड मिलेगा। हम मान लो एक सॉफ्ट सी बॉडी बना देते हैं, ये इनका हेड बना दिया, और हेड, फिर ट्रंक, और इनके फिट आ जाते हैं। ये हो गए इनके फिट। इस तरह की सॉफ्ट बॉडी के एनिमल है। तो फिट इनके कैसे आ गए हैं? मस्कुलर। तो वो तो हमने पीछे भी देखा था कि भाई लोकोमोशन के लिए जो निमेटोड में क्या आ गई थी? लॉन्गिट्यूडनल मसल्स आ गई थी। एनालिडा में सर्कुलर मसल्स आ गई थी, और लॉन्गिट्यूडनल के साथ साथ। तो मोलस्का में पूरी तरह से मस्कुलर फिट आ गए हैं लोकोमोशन करने के लिए। इससे पहले कहीं पे भी पैर नहीं आए थे। हमने बताया था एनालिडा में
बस नीरिस जैसे एनालिडा जो एक्वेटिक है उनमें पैरापोडिया थे, पैर नहीं थे, पैरों जैसे थे, जो उनको स्विमिंग में मदद करते हैं, लेकिन यहाँ मोलस्का में फिट आ गए हैं। और यही जो सॉफ्ट बॉडी वाले एनिमल हैं, इनमें क्या होता है कि इनकी बॉडी ऐसे क्वाइल कर जाती है, फोल्ड हो जाती है। जैसे मान लो ये हेड है, ये हेड वाला हिस्सा और ये ट्रंक वाला और फिट ऐसे फोल्ड होके ऐसे फोल्ड हो जाते हैं। तो ये हेड, इनका ट्रंक और फिट वाला हिस्सा। तो यहाँ पे आप देखोगे एक कैविटी सी बन गई है, यहाँ पे ऐसे पूरी बॉडी फोल्ड हो जाएगी तो एक कैविटी सी बन जाती है, इसको बोलते हैं विसरल हम्प। विसरल का मतलब होता है अंदरूनी, जैसे विसरल ऑर्गन हम बोलते हैं बॉडी के अंदर के ऑर्गन। हम्प जो है यहाँ अंदरूनी, देखो एक तो बॉडी के बाहर होता है, कुबड़ सा बन जाता है, लेकिन ये तो अंदर ही अंदर एक जो है हम्प बन गया है। और यही जो विसरल हम्प है, और यहाँ पे पूरी सॉफ्ट बॉडी है, इस सॉफ्ट बॉडी के बाहर एक स्किन होती है, बहुत ही सॉफ्ट स्किन होती है, स्पॉन्जी जैसी, और वो एक इसकी मेम्ब्रेन को बनाती है। इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं मेंटल। और बस इसी मेंटल के बाहर जो है कैल्शियम कार्बोनेट का मजबूत सा छिलका सा होता है, जिसको हम बोलते हैं सेल। तो इस तरह से इनकी बॉडी होती है, सॉफ्ट बॉडी होती है, जिसके बाहर मेंटल मेम्ब्रेन होती है, जो इनकी स्किन की तरह है, स्पॉन्जी जैसी होती है, और बाहर इनको सेल का प्रोटेक्शन मिलता है। तो सेल इनका जो है एक्सोस्केलेटन की तरह है। ध्यान देना, हमने बताया था कि एंडोस्केलेटन एक एडवांस कैरेक्टर होता है, ये वर्टिब्रेट का खास कैरेक्टर है। हमारे अंदर भी एंडोस्केलेटन होता है, लेकिन पोरीफेरा में हमने पढ़ा था शुरुआत की पहली फाइलम ही, उसमें भी एंडोस्केलेटन के तौर पे स्पीक्यूल पाए जाते हैं। लेकिन उसके बाद सिलेंट्रेटा में एक्सोस्केलेटन आ जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट का पत्थर जैसा कवर बन जाता है जनरली एक्सोस्केलेटन के तौर पे। और फिर उसके बाद हम देखते हैं प्लेटीहेल्मिन्थिस में ऐसा कोई खास स्केलेटन नहीं होता है। आगे हाँ, नेमेटीहेल्मिन्थिस में क्यूटिकल की लेयर आ जाती है। निमेटोड में क्या आ जाती है? सिंसाइटियल, हमने बताया था कि मल्टी न्यूक्लिएटेड एपिथेलियम होती है उनकी सबसे ऊपर वाली लेयर सेलों की। उस सिंसाइटियल एपिडर्मल लेयर के ऊपर क्यूटिकल की लेयर होती है, जो उसके एक्सोस्केलेटन को रिप्रेजेंट करती है। और ऐसे ही एनालिड के अंदर, एनालिड में भी हमने देखा कि क्यूटिकल की लेयर ही इनका एक्सोस्केलेटन रिप्रेजेंट करती है। लेकिन मोलस्का में एक्सोस्केलेटन के तौर पे क्या आ जाता है? सेल। तो हमें ध्यान देना है कि जो लोअर एनिमल है उनमें एक्सोस्केलेटन मिलता है बॉडी के बाहर, और हायर एनिमल में एंडोस्केलेटन। लेकिन पोरीफेरा एक्सेप्शनल है, उसमें कुछ अंदरूनी सेल हैं जो स्पिक्यूल कांटे जैसे स्ट्रक्चर बनाती हैं, उनको हम एंडोस्केलेटन में रखते हैं, और इन्हीं स्पिक्यूल के आधार पे उनको क्लासिफाई किया गया था। तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट का सेल होता है। और अगर हम बात करें कि कुछ पर्ल ऑयस्टर भी इसमें पड़ते हैं, तो थोड़ा सा यहीं पे डिस्कस कर ले। पर्ल ऑयस्टर में ऐसे ही मोती बनते हैं कि मान लो इनका जो है सेल ओपन हो और वाटर की ड्रॉप इंटर कर जाए, उसके साथ कुछ डस्ट आ जाती है पानी के साथ, और वो डस्ट पार्टिकल अगर इस मेंटल मेम्ब्रेन को पिंच करते हैं, पेनिट्रेट करते हैं, तो यहीं से सिक्रेशन हो जाता है एक प्रोटीन का, और वो प्रोटीन इस डस्ट के चारों तरफ अटैच हो जाएगा। इस डस्ट के चारों तरफ अटैच होके वही प्रोटीन क्या बना लेता है? पर्ल बना लेता है। इस तरह से पर्ल ऑयस्टर में पर्ल बनते हैं कि कोई भी पानी की ड्रॉप अंदर गई, उसके साथ कुछ डस्ट गया, वो डस्ट पार्टिकल मेंटल मेम्ब्रेन को पिंच करना शुरू कर देते हैं, और उसी पिंचिंग से बचने के लिए ये उसके चारों तरफ प्रोटीन सिक्रेट कर देता है, और वही मोती बन जाता है। लेकिन ये सभी के सभी ऑयस्टर ऐसा नहीं करते हैं। कुछ ही ऑयस्टर होते हैं जिनमें मोती बनते हैं, उनको पर्ल ऑयस्टर बोलते हैं। आगे बताएंगे, उनका नाम है पिंक टाडा। लेकिन सभी के सभी ऑयस्टर हम कह रहे हैं ऑल ऑयस्टर आर नॉट प्रोड्यूसिंग
पर्ल्स, ओनली पिंकटाडा यानी कि पर्ल ओइस्टर, केवल पर्ल ओइस्टर ही क्या है, पर्ल को प्रोड्यूस करते हैं, ना कि सभी ओइस्टर। आगे डिस्कस भी करेंगे इनके बारे में। तो ये तो इनका इंट्रोडक्शन हो गया भाई कि जो मोलस्का है कहाँ पाए जाते हैं, इनकी सॉफ्ट बॉडी होती है, इनमें विसरल हम्प होता है, और यहाँ पे जो है विसरल हम्प और मेंटल मेम्ब्रेन के बीच में हम्प कैविटी बन जाती है, जिसमें फिट पाए जाते हैं। इनके पैर होते हैं मस्कुलर फिट होते हैं। बाकी इनमें आप देखोगे हेड रीजन में बहुत ही खास आ जाते हैं, एक खास स्ट्रक्चर आ जाता है जिसको बोलते हैं रेडुला टीथ। ये क्या है भाई, ये रेस्पिंग छीलने वाले ऑर्गन होते हैं। रेस्पिंग का मतलब छीलना, फाइल जैसे, जैसे फाइल होती है ना, फाइल जैसा स्ट्रक्चर होता है, रेस्पिंग ऑर्गन कहलाते हैं इनको। और इन्हीं रेस्पिंग ऑर्गन का नाम हो गया रेडुला टीथ। ये केवल मोलस्का में ही पाया जाता है, ये इनका खास कैरेक्टर है रेडुला टीथ। रेस्पिंग ऑर्गन हेल्प इन फीडिंग, ये फीडिंग में मदद करते हैं। कैसे दिखते हैं, फाइल जैसे होते हैं, छीलने का काम करते हैं, और इन्हीं को हम बोलते हैं रेडुला टीथ। तो ये इनके कुछ खास कैरेक्टर हैं। और इसके बाद हम देखते हैं मोलस्का की। तो मोलस्का में हम जनरली और कैरेक्टर देखें तो सबसे पहले अगर हम बात करें इनमें डाइजेशन कैसे होगा, डाइजेस्टिव पैटर्न, तो भाई वही पीछे पढ़ के आए हैं, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, जिसको हम कहेंगे ट्यूब विद इन ट्यूब प्लांट। जिसमें माउथ भी होगा और एनस भी होगा। और माउथ में तो बहुत ही खास कैरेक्टर इनमें पाया जाता है जो कहीं नहीं मिलेगा। जो इनका यूनिक कैरेक्टर है उनको बोलते हैं रेडुला टीथ। तो वो अभी डिस्कस किया है, एक तो ये इनकी खास बात है। दूसरा अगर हम इनका एक्सक्रीशन का पैटर्न देखें तो ऑफ कोर्स ज्यादातर ये पानी में पाए जाते हैं, अमोनिया रिलीज करेंगे, मोनोटैलिक होंगे। तो वैसे तो इनमें एक्सक्रीशन के लिए मेन ऑर्गन क्या पाया जाता है, ऑर्गन ऑफ बोजिनस। लेकिन रेस्पिरेशन के लिए इनमें पानी में ज्यादातर मिलते हैं। तो रेस्पिरेशन या गैस एक्सचेंज के लिए इनमें क्या मिलता है, गिल स्लिट्स। और गिल स्लिट से गैस का एक्सचेंज होता है, रेस्पिरेशन होगा। लेकिन हमें पता है कि मेटाबॉलिक वेस्ट के तौर पे जो एनिमल पानी में मिलते हैं वो अमोनिया गैस रिलीज करते हैं। तो अमोनिया गैस को तो फिर वो यहीं से गिल स्लिट से ही रिलीज कर देंगे, बिल्कुल। ये तो फिश भी करती हैं, हालांकि किडनी भी होती है फिश के अंदर, बोनी फिश, कार्टिलेजिनस फिश नहीं। तो बोनी फिश जो होती है अमोनिया रिलीज करती है। तो गैस है अमोनिया, तो वो तो किसी एक्सक्रीटरी ऑर्गन या स्ट्रक्चर से रिलीज नहीं होगी। गैस तो कहां से रिलीज हो सकती है, गिल स्लिट से। तो ध्यान देना, इनके जो रेस्पिरेशन में जो गिल स्लिट्स काम करते हैं वो एक्सक्रीशन में भी काम कर देते हैं। ऑफ कोर्स इनमें स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गन पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं ऑर्गन ऑफ बोजेनस। और ये भी ध्यान देना है कि जितने भी एक्वेटिक एनिमल हैं और अमोनिया रिलीज कर रहे हैं तो डेफिनेटली उनके अंदर अगर गिल्स है तो गिल से ही होगी अमोनिया तो रिलीज। हाँ, उनमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन हो सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोकोमोशन की बात करें तो लोकोमोशन कैसे होगा, मस्कुलर फिट से आया। सर्कुलेशन की बात करें तो हमने बताया था पहले भी कि इनका सर्कुलेशन ओपन टाइप का होता है, ओपन सर्कुलेशन। लेकिन इनमें एक क्लास है मोलस्का में, वैसे तो बहुत सारी क्लास में क्लासिफाई किया गया है, लेकिन इनमें सबसे बड़ी क्लास तो है गैस्ट्रोपोडा। गैस्ट्रोपोडा मतलब क्या है, मान लो ये कोई मोलस्का है, ये उसका हेड है, ये उसका स्टमक है, गैस्ट्रो है, और इसी गैस्ट्रो से पैर जुड़े हुए हैं। तो ये तो हो गई गैस्ट्रोपोडा।
कि ऐसे मोलस्का जिनके गैस्ट्रो यानी कि स्टमक से पैर जुड़े हुए हैं, जैसे ये जुड़े हुए हैं, तो ये तो लार्जेस्ट क्लास मानी जाती है मोलस्का की, सबसे बड़ी क्लास। लेकिन एडवांस की बात की जाए मोलस्का में, जो सबसे एडवांस क्लास है, उसमें क्या है कि सीधा हेड है और हेड से ही पैर जुड़े होते हैं। तो इनको क्या बोलोगे? हेड को क्या बोलते हैं? हेड को बोलते हैं सिफेलो। तो इनको नाम दे देंगे इस क्लास का सिफेलोपोडा। तो ऐसे तो बहुत सारी क्लास है, लेकिन हम दो को अच्छे से जानते हैं कि एक तो मोलस्का में जो बहुत बड़ी क्लास है गैस्ट्रोपोडा होती है, जिसमें हम स्नेल वगैरह पढ़ते हैं। और सिफेलोपोडा के अंदर अगर हम बात करें तो सिफेलोपोडा में ऑक्टोपस, सेपिया वगैरह पढ़ते हैं। तो ये थोड़ी सी एडवांस मोलस्का है। तो इन मोलस्का में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। वैसे भी हम याद रख सकते हैं, सी से सिफेलोपोडा और सी से क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ऐसे करके याद रख सकते हैं इसको। चलो ये भी हो जाएगा अच्छे से। तो हम कहेंगे वैसे तो मोलस्का में पूछा जाए तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, लेकिन हमें ध्यान देना होगा कि जो सिफेलोपोडा है उनमें क्लोज पाया जाता है। हाँ, पीछे जैसे कि हमने एनालिड में पढ़ा था कि हीमोग्लोबिन पिगमेंट पाया जाता है ब्लड में, इसीलिए रेड कलर का ब्लड होता है। लेकिन यहाँ पे जो बॉडी फ्लूइड होता है, इनका ब्लड होता है, उनमें कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट होता है, जिसको बोलेंगे हीमोसाइनिन। साइनिन वर्ड आ गया। साइनो वर्ड हमने बताया था कॉपर से जुड़ा होता है, आगे कई जगह पे यूज होता है बायो में, याद रखना। तो साइनिन आ गया ना। तो हीमो यहाँ ब्लड से जुड़ा हुआ है कि ब्लड में क्या पाया जाता है, कॉपर, इसलिए थोड़ा सा ब्लूइश कलर का इनका बॉडी फ्लूइड पाया जाता है। आपने कहीं देखा भी होगा कि जो ऑक्टोपस वगैरह हैं, जो सी के अंदर, वाटर के अंदर कुछ ब्लूइश इंक भी रिलीज करते हैं, तो इनमें पिगमेंट ही कौन सा पाया जाता है बॉडी फ्लूइड में? हीमोसाइनिन पाया जाता है। चलो ये हो गया सर्कुलेशन। उसके बाद अगर हम बात करें इनके रिप्रोडक्शन की, तो मोलस्का में रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो ऑफ कोर्स ये सेक्सुअल प्रोडक्शन ही करेंगे। ये सेक्सुअल प्रोडक्शन तो पहले ही बंद हो गया था। कहां तक था ये सेक्सुअल प्रोडक्शन? बस पोरीफेरा और नाइडेरिया तक। उसके बाद आपको सेक्सुअल प्रोडक्शन ही मिलेगा, सब में ये सेक्सुअल नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे सेक्सुअल प्रोडक्शन की बात करी जाए तो ये क्या करते हैं भाई, इनमें सेक्सुअलिटी तो कैसी मिलेगी? यूनिसेक्सुअलिटी। ये कहां से स्टार्ट हो गई थी? निमेटोड से, कुछ एक्सेप्शन को छोड़ के। तो ये कैसे होते हैं? यूनिसेक्सुअल होते हैं। मेल अलग होगा और फीमेल अलग होगा, अलग अलग होंगे। यूनिसेक्सुअलिटी होगी, ज्यादातर पानी में मिलेंगे, जो वो अपने गैमीट को पानी में छोड़ देंगे और वहीं पे फर्टिलाइजेशन होगा पानी में, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या लार्वा बनता है? यस, लार्वा मिलता है। ज्यादातर कौन सा लार्वा मिलता है भाई? जो हमने एनालिड में देखा था, ट्रोकोफोर लार्वा। वो एक्चुअल में ट्रोकोफोर लार्वा मोलस्का के लिए जाना जाता है, ना कि एनालिड के लिए। बस उनमें भी कुछ एक में इस तरह का लार्वा बन जाता है, तो वहां पे हम पढ़ के आ चुके हैं। इसके अलावा वेलिजर, वेलिजर लार्वा भी पाया जाता है कुछ एक में। और ग्लोकीडियम भी लार्वा होता है कुछ एक में, ग्लोकीडियम लार्वा भी पाया जाता है। तो ट्रोकोफोर बहुत फेमस है, कुछ एक में वेलिजर भी मिल जाता है और ग्लोकीडियम लार्वा भी मिल जाता है। अब क्योंकि इनमें लार्वा पाया जाता है तो डेवलपमेंट को हम क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। कैसी डेवलपमेंट होती है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। अब बात करते हैं भाई, चलो ये सब तो हमने डिस्कस कर लिया। अब थोड़ा सा हमारा जो यहाँ पे डिस्कस करने वाला पॉइंट है, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम अगर हम देखें, पीछे हम स्टार्ट कर लेते हैं भाई प्लेटी हेलमिंथिस से, फिर निमेटी हेलमिंथिस, उसके बाद
एनालिड्स और फिर मोलस्का। तो हम इसको कंपेयर करते हुए डिस्कस करेंगे, वो इंपॉर्टेंट है। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस में तो हमने बताया था कि नर्व सेल आपस में मिलकर नर्व कोड बनाती हैं और इस तरह से लेडर लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। निमेटीहेल्मिन्थेस में हमने बताया था कि कुछ सेंसरी ऑर्गन आ जाते हैं। ऑफ कोर्स ये लेडर लाइक स्ट्रक्चर है, कोई दिक्कत नहीं है। पियर्ड गैंग्लिया भी आ गए हैं। और क्या है, इनमें पियर्ड गैंग्लिया ढंग से बनने शुरू हुए हैं, पूरी प्रॉपर ढंग से नहीं आए हैं, लेकिन इनमें कुछ सेंसरी ऑर्गन आ गए हैं। सेंसरी स्ट्रक्चर बोलो। और सेंसरी स्ट्रक्चर में क्या बताए थे, एम्फिड्स और फास्मिड्स। अगर मान लो ये एनिमल है, इसके एंटीरियर हिस्से पे सेंसरी स्ट्रक्चर के तौर पे एंटीरियर हिस्से पे एम्फिड्स मिलते हैं और एंड वाले हिस्से पे फास्मिड्स मिलते हैं। तो इस तरह के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं निमेटीहेल्मिन्थेस में, सेंसेशन के लिए, जो नर्वस सिस्टम से ही जोड़ सकते हैं। एनालिड्स में क्या था भाई, एनालिड्स में और बेहतर हो गया, उसमें गैंग्लियन जो है प्रॉपर साइज में आ गए हैं, जिनको प्रैक्टिकली देखा भी जा सकता है। ऑफ कोर्स लेडर लाइक स्ट्रक्चर है और सेंसरी स्ट्रक्चर और ज्यादा बढ़ गए हैं इनमें। उसके बाद अगर हम बात करें मोलस्का की, तो ये इनके अंदर गैंग्लियन का साइज और बड़ा हो जाता है। हेड रीजन में बड़े साइज के गैंग्लियन होते हैं और इनके अंदर सेंसरी ऑर्गन के तौर पे, सेंसरी स्ट्रक्चर के तौर पे हम क्या क्या देख सकते हैं। तो एक तो हम देखते हैं ओस्फेरिडियम। ये ओस्फेरिडियम स्ट्रक्चर क्या है, ये वाटर की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी को स्टडी करने के लिए होता है। ये मोलस्का में भी पाया जाता है और आगे आर्थ्रोपोडा में भी मिल जाता है। तो वाटर कैसा है, खारा है, मीठा है, उसका टेम्परेचर कैसा है, गर्म है, ठंडा है, तो उसकी फिजिकल और केमिकल दोनों कैरेक्टर को देखने के लिए एक स्पेशल सेंसरी स्ट्रक्चर पाया जाता है ओस्फेरिडियम। कहाँ पे, मोलस्का में। और क्या मिलता है, स्टेटोसिस्ट। अब जो स्टेटोसिस्ट है भाई, ये एक सर्कुलर स्ट्रक्चर है, फ्लूइड फ्लूइड से भरा होता है। सर्कुलर स्ट्रक्चर है, फ्लूइड से भरा रहता है। इसका काम है इक्विलिब्रियम मेंटेन करना। बॉडी में इक्विलिब्रियम और बैलेंसिंग का काम करता है ये। जैसे हमारे अंदर बैलेंसिंग कौन करता है, इंटरनल ईयर। हमारे जो कान है, अंदर से इंटरनल ईयर से हमारी बॉडी का पोस्चर और बैलेंसिंग बनती है। तो हम कह सकते हैं ईयर की तरह ही था इनमें। मोलस्का में भी स्टेटोसिस्ट पाया जाता है। और स्टेटोसिस्ट अगर हम देखें तो पीछे जेलीफिश में भी, नाइडेरिया के अंदर जेलीफिश थी, उसमें भी स्टेटोसिस्ट पाया जाता है। और स्टेटोसिस्ट तो भाई एनालिड में भी मिल जाता है और आगे मोलस्का में, और आगे हम देख सकते हैं इस तरह का स्ट्रक्चर जो है कुछ आर्थ्रोपोड में भी देखने को मिल सकता है। ये एक हम कह सकते हैं ईयर की तरह स्ट्रक्चर है, सर्कुलर स्ट्रक्चर है, फ्लूइड फील्ड सर्कुलर स्ट्रक्चर, जो बॉडी में बैलेंसिंग और क्या करता है, इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है। हाँ, इनमें और मोलस्का में और सेंसरी स्ट्रक्चर के तौर पे क्या आ जाते हैं भाई, सेंसरी स्ट्रक्चर के तौर पे आ जाती हैं आंखें, आई। ये बहुत ही खास है। और आई भी इनकी, जैसे हम ऑक्टोपस वगैरह की बात करें, यानी कि सिफेलोपोडा की, तो उनकी आंखें हमारे वर्टिब्रेट से मैच करती हैं। आई भी कैसे, सिमिलर सिमिलर टू वर्टिब्रेट्स। तो इस तरह से इनके अंदर क्या मिलते हैं, कुछ ऐसे सेंसरी स्ट्रक्चर पाए जाते हैं मोलस्का में, जो कहीं ना कहीं एनालिड से इनको बेहतर साबित करते हैं कि ये उनसे और ज्यादा एडवांस थे। और वैसे भी हमने इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा है कि एनालिड से ही मोलस्का बने हैं। और इसका सबूत क्या है, नियोप्लीना, जो कि एक कनेक्टिंग लिंक है। अब बात करते हैं भाई, मोलस्का जो है, चलो ठीक है, हमने कंपेयर भी कर लिया किसमें कैसे कैसे सेंसरी ऑर्गन ऐसे बढ़ते जा रहे हैं। अब बात करेंगे कि भाई जो मोलस्का है, मोलस्का के अंदर एग्जाम्पल बहुत ज्यादा है, तो कैसे याद रखेंगे। तो उसके लिए हम एक ट्रिक बना लेंगे, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता है मैचिंग वाला, उनके कॉमन नेम और उनके
जो है साइंटिफिक नेम दोनों को आपस में भी पता होना चाहिए, मैचिंग भी मिलती है, और आपको ये कंफ्यूजन ना हो कि कहीं ये मोलस्का तो नहीं है या कहीं इकाइनोडर्मेटा तो नहीं है या किसी और के साथ, तो कंफ्यूजन ना हो फाइलम के साथ। देखो हमने पोरीफेरा के अंदर गिने चुने एग्जाम्पल पढ़े, साइकोन पढ़ा, स्पोंजिला पढ़ा, यूस्पोंजिया, बस। और नाइडेरिया में कुछ ज्यादा एग्जाम्पल थे लेकिन कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आई, उनके साथ साथ कैरेक्टर के साथ हमने पढ़ लिया। जैसे हमने पढ़ लिया नाइडेरिया के अंदर ओबेलिया पढ़ा, हमने ओरेलिया पढ़ा जिसको जेली फिश बोलते हैं, हमने हाइड्रा पढ़ा, हमने जो है फाइजेलिया पढ़ा, गोर्गोनिया पढ़ा, पेनाटुला पढ़ा, मिनरीना पढ़ा। तो ये तो चलो ठीक है, सभी फाइलम के हम एग्जाम्पल अच्छे से याद करते आ रहे हैं, तो हमें मोलस्का के एग्जाम्पल भी अच्छे से याद रखने हैं। तो कैसे याद रखें, तो यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, तो इसमें हमें एक थोड़ी सी ट्रिक बनानी पड़ेगी जिससे मैं भी याद रखता हूं इनको। क्या ट्रिक है कि चिटोन, मान लो कोई पर्सन है उसका नाम है चिटोन, अप्लाई फोर, अब फोर को हम कहीं पे यूज नहीं करेंगे, अप्लाई फॉर एसपी पोस्ट, बस इतना जो लाइन याद रखो। तो चिटोन तो पूरा नाम है भाई, जिसको हम बोल देते हैं च्यूटोप्लूरा। एक तो ये एग्जाम्पल हो गया, एक साइंटिफिक नेम हो जाएगा जिनस और दूसरा उसका कॉमन नेम। अप्लाई से अप्लाइसिया हो जाएगा, पूरा का पूरा नाम क्या हो जाएगा, अप्लाइसिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, सी हेयर। चलो दूसरा एग्जाम्पल ये हो गया। फोर से कोई बनाने की जरूरत नहीं है, बस हमने एक स्टेटमेंट बनाने के लिए इसका यूज किया था। हाँ, इससे एस से सेपिया, जिसको हम बोलते हैं कटल फिश, और इस पी से पिंक टाडा। पिंक टाडा हमने बताया था पर्ल ओयस्टर है, मोती बनाने वाला। और इस पी से पाइला, जिसको एप्पल स्नेल बोलते हैं भाई, ये तो मॉडल ऑर्गेनिज्म है मोलस्का का, मोलस्का की ज्यादातर स्टडी तो इसी पे हुई है। ओ से ऑक्टोपस, ऑक्टोपस को क्या बोलते हैं, डेविल फिश, लेकिन कोई फिश नहीं है, ये भी हमें ध्यान रखना है। और इस एस से क्या है, स्क्विड, और स्क्विड को क्या बोलते हैं, लोलिगो। और टी से टस्क सेल, और टस्क सेल को बोलते हैं डेंटेलिया। तो ये कॉमन नेम हो गया, ये जो है साइंटिफिक जिनस हो गई। चलो ठीक है, ये साथ साथ अब कोई मैचिंग का क्वेश्चन आए वो भी कर सकते हो। अब सारे के सारे एग्जाम्पल भी याद रख सकते हो कि ये किस में आएगा। बस आपको एक स्टेटमेंट, भाई मान लो एक पर्सन है, चिटोन है, च्यूटोप्लूरा है, और उसने एसपी की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, बस ये दिमाग में रखो, आपके सभी के सभी मोलस्का के एग्जाम्पल याद हो जाएंगे। जहां हमें जरूरत पड़ती है हम अपनी तरफ से कोई स्टेटमेंट बना के उसको याद रख लेते हैं। तो ऐसे कई जगह पे जरूरत पड़ती है, आगे इकाइनोडर्मेटा को भी हम ऐसे ही याद रखेंगे, ABCDE, 5 हम अल्फाबेट यूज करेंगे सीक्वेंस में, सारे एग्जाम्पल वहां पे हमारे हो जाएंगे। तो इस तरह से हमें ये परमानेंटली याद रखने हैं। तो ये इनके एग्जाम्पल हैं भाई, किसके, मोलस्का के। तो मोलस्का के हमने क्या क्या खास बात पढ़ी कि सॉफ्ट बॉडी वाले हैं इसलिए हमने इनको मोलस्का बोला है। दूसरा, अभी इनके यूनिक कैरेक्टर की बात करते हैं, क्या क्या इनके जो है स्पेसिफिक कैरेक्टर हैं जो हमें याद रखने हैं। तो मोलस्का के एग्जाम्पल के साथ हम इनके स्पेसिफिक कैरेक्टर की बात करें तो देखो, सबसे पहले तो हम बोलेंगे इनकी ऑर्गन, इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, तो हम कहेंगे ऑर्गन सिस्टम, कोई दिक्कत ही नहीं है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन। ये तो पीछे से स्टार्ट हो गई थी निमेटोड से, चलो ठीक है, एक तो ये हो गया। तो कैसे होते हैं, डिप्लो या ट्रिप्लोप्लास्टिक, ऑफ कोर्स सबको पता है प्लेटी हेलमिंथेस से ट्रिप्लोब्लास्टिक की स्टार्टिंग हो गई है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। सेक्सुअलिटी कैसी पाई जाती है, ऑफ कोर्स ये यूनिसेक्सुअलिटी शो करते हैं, कुछ एक्सेप्शन मिल जाए तो बात अलग है।
चलो ये तो कुछ हमने यूनिक कैरेक्टर डिस्कस किए हैं, और इनमें खास यूनिक कैरेक्टर क्या मिलते हैं? रेडुला टीथ पाया जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, वो हमें याद रखना है कैसा होता है। रेडुला टीथ जो होता है वो रेस्पिंग ऑर्गन है, छीलने वाला, जो फाइल जैसा दिखता है, जिसको हम रेडुला टीथ बोलते हैं। और बाकी इसके अंदर हम कहेंगे ओस्फेरिडियम, और क्या पाया जाता है? स्टेटोसिस्ट भी मिलता है। और इनमें सेंसरी ऑर्गन के तौर पे बहुत अच्छी आई मिलती है। कुछ एक में तो बहुत एडवांस वर्टिब्रेट से मैचिंग ऑक्टोपस जैसे ग्रुप में आई भी पाई जाती है। तो ये इनके कुछ यूनिक कैरेक्टर हैं किनके? मोलस्का के। तो ये थे मोलस्का, एग्जाम्पल के साथ हमें याद रखने हैं। फिर उसके बाद आ जाती है नेक्स्ट फाइलम। और इसकी खास बात क्या है कि मोलस्का जो है पूरी पृथ्वी पे पूरे एनिमल किंगडम में 11 फाइलम में से दूसरे नंबर की लार्जेस्ट फाइलम है, यानी कि सेकंड लार्जेस्ट फाइलम। क्या है? सेकंड लार्जेस्ट फाइलम। तो पहले नंबर की फाइलम कौन सी है? आर्थ्रोपोडा, सबसे बड़ी फाइलम है आर्थ्रोपोडा। और दूसरे नंबर की फाइलम है मोलस्का। मोलस्का की अगर हम स्पीसीज करें तो ऑन रिकॉर्ड इनकी करीबन 65,000 से ज्यादा स्पीसीज ऑन रिकॉर्ड आ गई हैं। कितनी? 65,000 से भी ज्यादा स्पीसीज ऑन रिकॉर्ड पाई जाती है मोलस्का की। तो हम कह सकते हैं सेकंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम कौन सी है? मोलस्का। और जो हमने बाकी के कैरेक्टर तो सब डिस्कस कर ही लिए हैं। तो ये तो हो गया भाई मोलस्का। मोलस्का के बाद आ जाती है अगली फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो अगर हम आर्थ्रोपोडा की बात करें तो इवोल्यूशन तो इनका भी कहां से हुआ है? एनालिडा से। और ये क्या सबूत है भाई? तो हम आर्थ्रोपोडा में एक आर्थ्रोपोडा पढ़ते हैं पेरिपेटस। और पेरिपेटस को जब हम देखते हैं तो उसमें कुछ कैरेक्टर तो एनालिड के हैं और कुछ कैरेक्टर आर्थ्रोपोडा के। तो ये भी एक क्या है? कनेक्टिंग लिंक। किसके बीच में? एनालिड और आर्थ्रोपोड के बीच में है। तो ये एक आर्थ्रोपोड, लेकिन इसमें कुछ एनालिड वाले कैरेक्टर हैं। ऑफ कोर्स ये हम मानते हैं अच्छे से कि एनालिड में भी ट्रू सेगमेंटेशन पाई जाती है, और आर्थ्रोपोडा में भी सेगमेंटेशन पाई जाती है। इसके बाद तो फिर सीधा कोर्डेटा में मिलेगा। इनमें आर्थ्रोपोडा जो है इनमें सेगमेंटेशन पाई जाती है। इनकी बॉडी जो है किस में बटी होती है? हेड में, थोरैक्स में और एब्डोमेन में। तीन हिस्सों में बटी होती है। अगर हम हेड बनाए, ये हेड हो गया, ये थोरैक्स हो गया, और ये एब्डोमेन हो जाता है। तो एब्डोमेन के अंदर भी सेगमेंट पाए जाते हैं। और हेड के अंदर हम देखते हैं जो माउथ होता है, माउथ में जबड़े होते हैं, लेबियम, मैक्जिला, और ऑफ कोर्स इनमें आई पाई जाती है। तो आई इनकी बहुत ही खास होती है। इनकी आई क्या मिलती है? आर्थ्रोपोडा में कंपाउंड आई पाई जाती है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, सिंपल भी मिल सकती है, जरूरी नहीं है कि सबकी कंपाउंड आई हो। कंपाउंड आई को अगर आप देखोगे तो उसमें हजारों लेंस पाए जाते हैं। ऐसे ये कंपाउंड आई है तो इसके अंदर क्या होते हैं? हजारों लेंस। हर लेंस को बोलते हैं ओमिटीडियम, और सभी को बोलते हैं ओमिटीडिया। अब क्योंकि बहुत सारे लेंस हैं तो कंपाउंड आई से विजन भी कैसा दिखेगा? मिक्सअप सा दिखेगा, मिक्स विजन होगा, जिसको हम कहेंगे मोजाइक विजन। तो एक तो ये इनमें खास बात है कि इनमें सेगमेंटेशन पाई जाती है। दूसरा,
इनके अंदर जो है कंपाउंड आई पाई जाती है। तीसरा जो है, इनमें सेंसरी ऑर्गन के तौर पे आई भी आई गई है, सेंसरी ऑर्गन के तौर पे एंटीने भी पाए जाते हैं। एंटीने जो है मॉनिटरिंग के लिए होते हैं, इन्वायरमेंट को, आसपास के इन्वायरमेंट की मॉनिटरिंग करने के लिए, देखने के लिए कि कैसा इन्वायरमेंट है, पूरी मॉनिटरिंग करने वाला सेंसरी स्ट्रक्चर या ऑर्गन कह सकते हैं। इनमें क्या आ गए हैं, एंटीने जो पेयर में पाए जाते हैं। ऑफ कोर्स इनमें लेग भी पाई जाती है थोरेक्स रीजन में। ऑफ कोर्स ज्यादातर 3 पेयर में मिलती हैं, लेकिन आगे बताएंगे कुछ एक में 4 पेयर भी पाए जाते हैं, और किसी में जो है बहुत सारी लेग पाई जाती है, जैसे मिलीपीड है, सेंटीपीड है। तो ऐसे तो मेजोरिटी की बात करें, जो सबसे बड़ा ग्रुप है उसमें थोरेक्स रीजन में 3 पेयर, क्योंकि 3 सेगमेंट बने हैं थोरेक्स के, तो 3 पेयर लेग्स के मिलते हैं। मिलने को आगे बताएंगे, किसी में 4 पेयर भी मिलते हैं। एंटीना के भी डबल पेयर भी मिलते हैं कुछ एक में एंटीना होते भी नहीं है। और यहाँ पे आप देखोगे, कुछ एक में आप देखोगे विंग्स भी पाए जाते हैं थोरेक्स रीजन में। और ये हो गया भाई एब्डोमेन रीजन। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, हम यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं, प्रॉपर ट्रू सेगमेंटेशन देखने को मिलती है। कहाँ पे, आर्थ्रोपोडा के अंदर। अब आर्थ्रोपोडा में 2 हिस्सों में बटा हुआ है शरीर, जैसे किसमें, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन में 3 हिस्सों में बटा हुआ, उसके भी सेगमेंट मिलते हैं। बाहर से भी सेगमेंटेशन है और अंदर से भी। तो हम कह सकते हैं कि मेटामेरिज्म देखने को मिलती है। अब इनमें हम कहें कि इनके जो लेग होते हैं वो आपस में ज्वाइंटेड होते हैं। लेग आपस में क्या है, ज्वाइंटेड। एक साथ, ये नहीं कि एक लेग का पेयर आगे जा रहा है, एक लेग का पेयर पीछे जा रहा है, ऐसा नहीं। जो भी लेग अगर आगे जाएंगे तो सभी लेग एक साथ आगे जाएंगे, पीछे होंगे तो सारे एक साथ पीछे होंगे। यानी कि ये सभी लेग आपस में ज्वाइंटेड है। इसी वजह से इनका नाम, आर्थ्रो का मतलब ही ज्वाइंटेड होता है और पोडा का मतलब लेग, तो इनको बोला जाता है आर्थ्रोपोडा। ये हमारी अर्थ की सबसे बड़ी फाइलम मानी जाती है। इसमें करीबन एक क्लास इसकी अकेली, अगर हम इंसेक्टा क्लास की ही बात करें, तो इंसेक्टा क्लास के अंदर ही 9 लाख से भी ज्यादा स्पीसीज पाई जाती है ऑन रिकॉर्ड। 9 लाख से भी ज्यादा स्पीसीज केवल इंसेक्ट ग्रुप में ही मिल जाती है। तो इस हिसाब से हम देखें तो हम कह रहे हैं, हम ऑन रिकॉर्ड मुश्किल से 17-18 लाख स्पीसीज ऑन रिकॉर्ड लेके आए हैं। उनमें 9 लाख से ज्यादा स्पीसीज तो केवल आर्थ्रोपोडा के इंसेक्ट क्लास की ही मिल जाती है। तो इस हिसाब से आर्थ्रोपोडा को हम कह सकते हैं कि हमारी पृथ्वी में जितनी भी स्पीसीज है एनिमल्स की, उसमें 2/3 हिस्सा तो आर्थ्रोपोडा फाइलम का ही है। एनसीईआरटी की पहली लाइन है कि आर्थ्रोपोडा जो है लार्जेस्ट फाइलम है, और ये हमारी अर्थ पे मिलने वाली जितने भी एनिमल है उनका 2/3 हिस्सा बना देते हैं। चलो ठीक है, तो ये इनके बारे में कुछ खास बातें हो गई हैं। हाँ, इनका जो एक्सोस्केलेटन है कैलकेरियस नहीं होता है, इनका एक्सोस्केलेटन बहुत ही खास होता है। और वो एक्सोस्केलेटन किसका बना होता है, काइटिन का। तो काइटिनस, जो आपने फंगी की सेल वॉल देखी थी किसकी बनी होती है, काइटिन की, वैसा ही उसी का एक्सोस्केलेटन होता है, काइटिनस एक्सोस्केलेटन। यही कारण है कि अगर कोई इंसेक्ट वगैरह है, मर गए हैं, तो लंबे टाइम तक उनका वो डिकम्पोज नहीं होते हैं, क्योंकि उनके बाहर का जो ये एक्सोस्केलेटन है उनको जल्दी से डिकम्पोज नहीं होने देता है, उनकी बॉडी ऐसे ही बची रहती है। तो एक्सोस्केलेटन के आधार पे ही इनको आगे चल के क्लासिफाई किया गया है। तो ये भी एक बार नीट में क्वेश्चन आ चुका है कि जो आर्थ्रोपोड है उनका क्लासिफिकेशन किसके आधार पे होता है, किस कैरेक्टर के बेस पे, एक्सोस्केलेटन के बेस पे होता है। इवन आगे चल के जो ग्रुप मिलते हैं, जैसे इनका जो क्लासिफिकेशन होता है उसमें बहुत सारे, करीबन 7 क्लासों में बांटा गया है। जैसे आप देखते हो, किसी पैरों के को देख के हम बनाते हैं, जैसे अगर सैकड़ों पैर हैं तो सेंटीपीड, बहुत सारे सैकड़ों से भी ज्यादा पैर हैं किसी में मिलीपीड, वो अलग अलग क्लास के हैं। किसी में 3 पेयर लेग्स के पाए जाते हैं तो वो इंसेक्टा ग्रुप में पाए जाते हैं। किसी में 4 पेयर लेग्स के पाए जाते हैं, वो कौन से ग्रुप में मिलेंगे, अरेक्निडा, जिसमें स्पाइडर और स्कॉर्पियन मिलते हैं, यानी कि बिच्छू और
मकड़ी जो होती है उस ग्रुप में आप देखोगे 4 पेयर मिलेंगे, यानी कि 8 उनके पैर होते हैं। तो उनके अंदर क्या है, एंटीना नहीं होगा, एंटीना अब्सेंट होगा, लेकिन पैर कितने होंगे, 4 होंगे। किसमें, स्कॉर्पियन और स्पाइडर, जिसको हम बोलेंगे एरेक्निडा ग्रुप। कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, एरेक्निडा। और अगर हम बात करें जो पानी में एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा है, जैसे क्रैब है, किंग क्रैब वगैरह है, लोबस्टर वगैरह है, तो प्रोन वगैरह है, जिसको हम झींगा मच्छी बोल देते हैं प्रोन को, लेकिन वो कोई ऐसे कोई मच्छी या फिश नहीं है। तो इस तरह से हम देखें, या फिर क्रेफिश, क्रेफिश कोई रियल फिश नहीं है, तो वो किस में आती है, यहीं पे आती है, किसमें, क्रस्टेशियन में। तो क्रस्टेशियन क्या है, ये भी एक क्लास है भाई आर्थ्रोपोडा की, जो क्या करती है भाई, जो एक्वेटिक होती है, पानी में पाए जाते हैं। और इनमें क्या होगा, इनमें डबल एंटीने होते हैं, 2 एंटीने होते हैं, और इनके अंदर 2 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं, केवल 2 ही पेयर मिलेंगे। जबकि इंसेक्टा क्लास सबसे बड़ी है, जिसमें 3 पेयर ऑफ लेग पाए जाते हैं, और एंटीना एक ही पेयर में मिलता है। और एरेक्निडा की बात करें, जिसमें बिच्छू या स्पाइडर की बात करते हैं, तो भाई वो, उसमें एंटीना नहीं होंगे, लेकिन उनमें 4 पेयर लेग्स के होंगे। तो इस तरह से कई कैरेक्टर को ध्यान में रखते हुए, और इवन मेन कैरेक्टर है एक्सोस्केलेटन, उसके आधार पे इनको बांट दिया गया। वैसे तो 7 क्लास है, हम 7 को नहीं डिस्कस करेंगे। जो मेजर क्लास है, इनमें मेजर क्लास में एक तो है इंसेक्टा, सबसे बड़ी क्लास है, यानी कि जितने भी इंसेक्ट है वो इसमें रखे जाते हैं। फिर दूसरी क्या रखे जाते हैं, जो एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा है उनको हम बोलते हैं क्रस्टेशियन। एक इसको भी हम थोड़ा सा जान लेंगे। और एक जो है थोड़ा सा हटके हैं, जैसे बिच्छू है, स्पाइडर इनके अंदर रखी जाती हैं, टिकमाइट्स को भी रखा जाता है, इस ग्रुप को बोलते हैं एरेक्निडा। तो हम अक्सर 3 ही क्लास को अक्सर देख लेते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं। मेजर क्लास है, इसके अलावा और बहुत सारी क्लास है, 7 क्लास बनाई गई है, तो सबको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, हमें क्लास लेवल पे इसको पढ़ना ही नहीं है। तो इंसेक्टा जो होते हैं, इंसेक्टों में हम ऑफ कोर्स इनका एक्सोस्केलेटन देखा जाता है, काइटिनस है, कोई दिक्कत नहीं, इनको भी फर्दर हम क्लासिफाई करते हैं। तो इंसेक्टा में भी हम मेन क्या देखते हैं, विंग्स को देखते हैं कि इनके विंग्स कितने हैं, 2 विंग्स हैं, तो इनको बोल देते हैं डाइपटेरा। तो इनका ऑर्डर कौन सा हो जाएगा, क्लास को भी आगे किस में बांटते हैं, ऑर्डर में। तो यहाँ पे अगर 2 विंग्स हैं तो डाइपटेरा, डाई का मतलब 2, पटेरा का मतलब विंग्स। और अगर आप कहोगे कि विंग्स ही नहीं है किसी इंसेक्ट में, तो उसको बोल दोगे ए पटेरा, ए का मतलब एब्सेंट। फिर आप कहोगे मान लो कुछ ऐसे इंसेक्ट भी होते हैं, जैसे बटरफ्लाई जैसे, कि उनमें जो है विंग्स तो ऐसे 2 पेयर में थे, लेकिन फ्यूज होके चौड़े विंग्स बन गए हैं इस तरह के, तो इसको नाम दे दिया स्पेशल लेपिडोप्टेरा। तो ये कौन से ऑर्डर में आ जाएंगी, लेपिडोप्टेरा। और फिर आप कहोगे बीटल का क्या है, कि बीटल में आप देखोगे, या फिर कॉकरोच में भी आप देखोगे कि जो विंग्स तो हैं, लेकिन विंग्स के बाहर एक कवर होता है मजबूत सा काइटिन का, उसका क्या है। तो कवर वाले जो विंग्स को के ऊपर भी कवर होते हैं, ऐसे इंसेक्टों को क्या बोलोगे, कोलियोप्टेरा। कोलियो का मतलब ही कवर है, कोलियो मीन्स कवर, पटेरा मीन्स विंग्स, कि भाई यहाँ पे जो विंग्स हैं उनका कवर है। तो ऐसे तो हमने इनके ऑर्डर बना दिए, इस तरह से हमने इनको क्लासिफाई कर लेना है। डाई पटेरा भी होते हैं, ए पटेरा भी होते हैं, लेविडोप्टेरा भी होते हैं, और कोलियोप्टेरा भी होते हैं। तो इस तरह से क्लासिफाई कर लेते हैं इनको। ऑफ कोर्स एक्सोस्केलेटन काइटिनस को ही देख के हम इनको क्लासिफाई करते हैं, और इंसेक्टों में जनरली विंग्स को देखा जाता है। और वैसे तो मेजोरिटी में हम देखेंगे 2 विंग्स पाई जाती हैं, इसीलिए डाइपटेरा ऑर्डर बड़ा है। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं हमारे पास। क्रस्टेशियन में हम किनको रखते हैं, एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा, जैसे क्रेफिश, ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है, क्रेफिश या प्रॉन या क्रैब या लोबस्टर, पानी में मिलने वाले सारे आर्थ्रोपोडा हैं, इनको हम रखते हैं क्रस्टेशियन में। फिर एरेक्निडा ग्रुप में किसको रखते हैं, इसमें रखेंगे स्पाइडर को, स्कॉर्पियन को, टिक को,
माइट्स को, ये सारे क्या है, एरेक्निडा। तो इनमें कोई खास जो डिफरेंस देखने को मिलता है, हमने बताया ना कि जो इंसेक्टा में 3 पेयर लेग्स और एरेक्निडा में 4 पेयर्स लेग के मिलेंगे। क्रस्टेशियन में 2 पेयर एंटीना के और इंसेक्ट में 1 पेयर, केवल एक ही पेयर मिलेगा, 1 पेयर एंटीना। एक तो ये तो इनके खास कैरेक्टर है। फिर जो सबसे बड़ा ग्रुप है इनमें इंसेक्ट वाला है, और इंसेक्ट वाले ग्रुप में ही हम देखेंगे कुछ कैरेक्टर हम आर्थ्रोपोडा के पढ़ते हैं। जैसे एक्सक्रीशन कैसे करेंगे, ये मालपीगियन ट्यूब्यूल से, ये आपने पढ़ा होगा मालपीगियन ट्यूब्यूल, ये एक्सक्रीशन के लिए पाई जाती है इनमें। लेकिन अगर आप देखोगे क्रस्टेशियन में, तो क्रस्टेशियन में तो मालपीगियन ट्यूब्यूल भी मिल जाती है, और उसके अलावा एंटिनरी ग्लैंड या उनको ग्रीन ग्लैंड के नाम से जानते हैं, वहां से भी एक्सक्रीशन होता है। तो एंटिनरी ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड, वहां से भी एक्सक्रीशन मिलेगा। रही बात एरेक्निडा में, तो एरेक्निडा में क्या पाई जाती है, कोक्जल ग्लैंड मिलती है। बहुत ही खास ग्लैंड है जो एक्सक्रीशन में काम आती है, ये हमें ध्यान देनी है। फिर रेस्पिरेशन की बात करें तो इंसेक्ट जो है, इंसेक्टों में रेस्पिरेशन कैसे होता है भाई, तो इंसेक्टों में तो ट्रेकिया से होता है, ट्रेकियल रेस्पिरेशन। अगर हम मान लो कोई भी इंसेक्ट है, चाहे कॉकरोच को ले लो, मच्छर को ले लो, या और भी इंसेक्ट हैं बहुत सारे, तो उनमें आप देखोगे कि उनमें इस तरह से पूरा नेटवर्क सा बना रहता है, किसका, ट्रेकिया का। पूरी बॉडी में ट्रेकिया फैले होते हैं। हाँ, उनकी जो ओपनिंग होती है, उस ओपनिंग को स्पाइरिकल बोलते हैं। जैसे हमारे नोस्ट्रिल होते हैं ना, यहां से ही एयर की एंट्री होती है, तो यहां से एंट्री होती है, नोस्ट्रिल के इक्विवेलेंट क्या होते हैं, स्पाइरिकल। तो यहाँ पे ट्रेकियल रेस्पिरेशन पाया जाता है इंसेक्टों में। तो जो हम हीट यूज करते हैं वो इसी पे तो काम करती है। हीट जो होती है वो ट्रेकिया को, जो है, हीट की वजह से ट्रेकिया सिकुड़ जाते हैं, और उससे क्या होता है, इंसेक्ट की डेथ हो जाती है। तो कोई भी इंसेक्ट पे असर करेगा हीट, जरूरी नहीं कि हम मच्छरों के लिए यूज कर रहे हैं तो मच्छरों के लिए है। वही हीट कॉकरोच पे भी काम कर सकती है, लेकिन उसकी कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं, और वो आप देखोगे और भी इंसेक्ट जो हैं उन सब पे असर करेंगी। लेकिन अगर आप उसी हीट को लेके मकड़ी पे यूज करोगे तो मकड़ी इंसेक्ट में नहीं आती है। मकड़ी कहाँ आएगी, मकड़ी आती है एरेक्निडा में, या फिर किसी बिच्छू पे असर नहीं होगा, क्योंकि इनमें ट्रेकियल रेस्पिरेशन नहीं होता है। इनमें कैसा रेस्पिरेशन होता है, एरेक्निडा के अंदर पाए जाते हैं बुक लंग्स, एक तरह का पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है। और बुक लंग्स की खास बात यह है कि आप उसको पानी में डबोगे, मकड़ी को या बिच्छू को, तो पानी में भी सांस लेना शुरू कर देगा, और हवा में लेके आओगे वहां पे भी, यानी कि इसको तो मारना मुश्किल है बिल्कुल। इनमें ट्रैकिया नहीं है, और इन पे हीट वगैरह का भी कोई असर नहीं होगा, क्योंकि हीट काम करती है ट्रैकिया पे। तो इस तरह से हम कहेंगे कि इनके अंदर एरेक्निडा में क्या पाए जाते हैं, बुक लंग्स। ये भी अक्सर कंपटीशन में पूछा जाता था कि बुक लंग्स कहाँ मिलते हैं, एरेक्निडा में, स्पाइडर में, स्कॉर्पियोन में, टिक में, माइट में, इनमें पाए जाते हैं। जो हम कह सकते हैं पानी में से भी एक्सचेंज कर सकते हैं, और एयर में से भी गैस का एक्सचेंज कर सकते हैं। रही बात क्रस्टेशियन, ये तो पानी में पाए जाते हैं, तो इनमें तो गिल स्लिट्स मिलेंगे, बुक गिल्स कह दो, गिल्स कह दो, ब्रेंकियल रेस्पिरेशन मिलेगा। तो ये एक अलग केस हो गया भाई। तो इस तरह से देखें तो रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन थोड़ा सा हम कहेंगे कॉम्प्लिकेटेड पाया जाता है आर्थ्रोपोडा में, कि हम सिर्फ इंसेक्टों का देख लेते हैं कि भाई एक्सक्रीशन इनका मालपीगियन ट्यूब्यूल से होता है, और रेस्पिरेशन ज्यादा कैसे होगा, ट्रेकियल रेस्पिरेशन है। लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि और भी क्लास है। क्रस्टेशियन में रेस्पिरेशन कैसे होगा, क्रस्टेशियन में ब्रेंकियल टाइप का रेस्पिरेशन मिलता है, क्योंकि ये पानी में मिलते हैं। तो गिल स्लिट्स पाए जाएंगे, बुक बुक गिल स्लिट्स भी हो सकते हैं इनमें। अरेक्निडा में कैसा मिलेगा, पल्मोनरी टाइप का, स्पेशल टाइप के लंग्स होते हैं जो बुक की तरह दिखाई देते हैं, और इनकी खास बात है कि ये पानी से भी और
जमीन से, दोनों जगह से अपना आराम से गैस एक्सचेंज कर सकते हैं और इनके सर्वाइवल को ये बढ़ाता है। तो ये आपको स्कॉर्पियन और स्पाइडर में मिलेगा, यानी कि अरेक्निडा में मिलेगा, जो इनको बहुत ही बेहतर बनाते हैं। तो ये कुछ खास कैरेक्टर और इनका क्लासिफिकेशन जो इनको बिल्कुल अलग बनाता है। बहुत बड़ी फाइलम है आर्थ्रोपोडा। इसमें और आगे बढ़ते हैं। तो आर्थ्रोपोडा में सबसे पहले अगर हम खास बात करें तो हमें इसके टाइटल के बारे में पता होना चाहिए। तो आर्थ्रो का मतलब ही ज्वाइंटेड है और पोडा का मतलब लेग। ये तो हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है। चलो ठीक है, ये तो हो गया। तो एक तो ये खास बात। दूसरी खास बात क्या है कि अक्सर यहां से क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे बोलते हैं कि भाई एक आता है क्रेफिश। तो ये क्रेफिश कोई फिश नहीं है, आपने अच्छे से देखा, ये क्रस्टेशियन है। हमने क्लासिफिकेशन में अभी पढ़ लिया, क्रस्टेशियन भी एक आर्थ्रोपोडा है। चलो, ऐसे ही आ जाता है एक सिल्वर फिश। तो सिल्वर फिश एक इंसेक्ट है भाई, इंसेक्ट क्लास में आएगा। सिल्वर फिश को हम लेपिस्मा भी बोलते हैं। जब आपकी किताबें वगैरह पड़ी रहती, काफी टाइम तक सफाई नहीं होती है, वहां पे नमी रहती है, तो इस तरह की, या फिर गोबर जो होता है, गोबर के उपले जो होते हैं, उनके नीचे जो है इस तरह के सिल्वर कलर के ऐसे छोटे छोटे इंसेक्ट से लग जाते हैं, इस तरह के सिल्वर कलर में। इनको बोलते हैं सिल्वर फिश। तो जरूरी नहीं कि किसी नाम के पीछे फिश लगने से वो फिश बन जाए। और यही कंपटीशन में हमारा जो है कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, चार ऑप्शन दे देते हैं, फिश लगा रहता है नाम के पीछे, तो आपसे पूछ लेंगे इनमें रियल फिश कौन सी है। तो क्रे फिश क्या है, आपको पता है, क्रस्टेशियन है। सिल्वर फिश क्या है, इंसेक्ट है। जेली फिश क्या है, नाइडेरिया है। सॉरी, हाँ, जेली फिश क्या है, नाइडेरिया। तो बच क्या गया, जो बच गया वही रियल फिश होगी। किसी फिश का रियल फिश का नाम हो सकता है। तो कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, तो हमें आर्थ्रोपोडा में बहुत सारे एग्जाम्पल अच्छे से कवर करने हैं। तो अब हम इनके जनरल कैरेक्टर पे आ जाते हैं। तो हैबिटेट की बात करें आर्थ्रोपोडा में, तो भाई ये कहाँ पाए जाते हैं। ये टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, ये एक्वेटिक भी होते हैं, ये मरीन वाटर में भी पाए जाते हैं, ये फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। एक तो ये खास बात है इनकी। दूसरा, हम इनके जर्नल कैरेक्टर की बात करें तो जर्नल कैरेक्टर में हम देखेंगे लोकोमोशन के लिए क्या आ गए हैं इनमें। लोकोमोशन के लिए फिट आ गए थे, यानी कि लेग। तो वो तो कहाँ आ गए थे, मोलस्का में आ गए थे, मस्कुलर फिट थे। लेकिन यहाँ मस्कुलर फिट नहीं है, इनके कैसे आ गए हैं, ज्वाइंटेड लेग आ गए हैं। तो ये खास बात है। फिर और जनरल कैरेक्टर में हम क्या देखेंगे, डाइजेशन। अगर डाइजेशन को देखेंगे तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान है, जैसा पीछे पढ़ के आए हैं वैसे ही है। हाँ, इनका माउथ जो होता है वो वेरी करता है। कुछ इंसेक्टों का चबाने वाला माउथ होता है, चीविंग टाइप का। कुछ एक का स्पोंजिंग टाइप का होता है, कुछ एक का पायर्सिंग, यानी कि स्किन के अंदर पेनिट्रेट करा देते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के माउथ हो सकते हैं। और डाइजेशन इनका कैसा होगा, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर इनमें पैरासाइटिक फॉर्म है, कुछ इंसेक्ट वगैरह या जो भी है, इनमें जो भी पैरासाइट होते हैं उनको डाइजेशन करने की जरूरत नहीं होती। तो अक्सर पैरासाइट का डाइजेस्टिव सिस्टम उतना वेल डेवलप नहीं होता है, अच्छे से डेवलप नहीं होता है, क्योंकि वो होस्ट पे ही डिपेंड रहता है। तो वहीं से पचा पचाया लेता है। तो कहीं पे भी आप देख लेना, पैरासाइट का डाइजेस्टिव सिस्टम वेल डेवलप नहीं मिलेगा। रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन में ज्यादातर तो रेस्पिरेशन कैसे होता है, ट्रैकियल। क्योंकि सबसे बड़ा ग्रुप इनमें कौन सा है, इंसेक्टों का। तो ट्रैकियल रेस्पिरेशन। लेकिन हमें पता होना चाहिए, कुछ एक में पल्मोनरी भी मिलता है, कुछ एक में ब्रैंकियल टाइप का भी मिलता है। पल्मोनरी कहाँ मिलेगा, अरेक्निडा में। और ब्रैंकियल टाइप का कहाँ मिलेगा, क्रस्टेशियन जो एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा है उनमें। इसके अलावा एक्सक्रीशन की बात करें तो एक्सक्रीशन में ज्यादातर तो मालफिगियन ट्यूब्यूल जो होती है इंसेक्टों में पाई जाती है एक्सक्रीशन करने के लिए। लेकिन जो एरेक्निडा है उनमें कोक्जल ग्लैंड पाई जाती है। और क्रस्टेशियन में
मालपीजियन ट्यूब्यूल भी हो सकती है और एंटिनरी ग्लैंड होती है, क्योंकि यहाँ पे वैसे भी एक्स्ट्रा एंटीना होते हैं, पेयर में, दो पेयर में, यानी कि 4 एंटीना होते हैं, तो एंटिनरी ग्लैंड भी यहाँ पे एक्सक्रीशन करती है। इसके बाद अगर हम सर्कुलेशन की बात करें, तो भाई सर्कुलेशन कोई डाउट नहीं है, इनमें ओपन टाइप का सर्कुलेशन होगा। हाँ, कि ओपन सर्कुलेशन के अंदर यहाँ पे जो कैविटी होती है, साइनसिस होती है, उनमें ब्लड भरा रहता है ओपन सर्कुलेशन में, तो हम कह देते हैं कि इनमें हीमोसील पाई जाती है। हीमो का मतलब ब्लड और सील का मतलब कैविटी, कि कैविटी ब्लड से भरी रहती है, तो ये आर्थ्रोपोड में बहुत खास कॉमन कैरेक्टर माना जाता है हीमोसील। इनका भी जो पिगमेंट होता है वो बिल्कुल मोलस्का की तरह ही इनमें भी कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट जनरली मिलता है, हीमोसाइनिन जैसा पिगमेंट इनमें पाया जाता है, ब्लूइश या कलरलेस टाइप का इनमें जो है बॉडी फ्लूइड मिलता है। अगर हम बात करें इनके हार्ट की, तो हार्ट इनका कैसा होता है, काफी चैम्बर देखने को मिलते हैं। अगर हम कॉकरोच की बात करें तो कॉकरोच के हार्ट में 13 चैम्बर होते हैं, और उनके माउथ को बोलते हैं ओस्टिया, तो वो कितने होंगे, 12 ओस्टिया पाए जाते हैं। चैम्बर कितने, 13 होंगे, तो ओस्टिया कितने बनेंगे, 12। और इनका हार्ट कैसा मिलेगा, न्यूरोजेनिक। लेकिन पीछे जो है, हम मोलस्का पढ़ के आए हैं, तो मोलस्का में भी तो हार्ट होगा भाई, बिल्कुल वहां पे भी हार्ट आ गया था, लेकिन उनका हार्ट हमने पहले ही बताया था मायोजेनिक टाइप का होता है हमारी तरह। तो मोलस्का का एम से याद रखो, मायोजेनिक हार्ट, तो ये तो हमें याद रखना पड़ेगा। बाकी और सबका इनवर्टिब्रेट का कैसा हार्ट होता है, न्यूरोजेनिक हार्ट होता है। उसके बाद सर्कुलेशन के बाद अगर नर्वस सिस्टम की बात करें, तो इनके हेड रीजन में जो गैंग्लियन है उनका साइज बढ़ जाता है, तो हम कह सकते हैं कि ब्रेन की शुरुआत हो गई है। लेकिन टिपिकल ब्रेन नहीं कह सकते, लेकिन वो एक ब्रेन की तरह ही नजर आता है कि गैंग्लिया बड़ा साइज हो गया है और वो भी हेड रीजन में, तो वो एक ब्रेन की तरह है। लेकिन ऐसे बॉडी में और भी जगह पे गैंग्लिया और नर्व सेल प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। तो यही कारण है, अगर कॉकरोच को की गर्दन को उड़ा दे तब भी वो सरवाइव करता है, करीबन 6-7 दिन तक जिंदा रह सकता है, क्योंकि इनमें हमारी तरह नहीं है कि पूरा का पूरा जो नर्वस सिस्टम है हेड रीजन में, ज्यादातर हमारा नर्वस सिस्टम हेड रीजन में अकुमुलेटेड होता है, लेकिन इनका पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। हेड चला भी जाएगा तो कुछ एक्टिविटी पे असर पड़ेगा, बाकी पूरी बॉडी में इनका कंट्रोल कोऑर्डिनेशन चलता रहेगा, तभी भी ये जो है करीबन 6-7 दिन तक जिंदा रह जाते हैं बिना गर्दन के भी कॉकरोच। तो इनमें हम कहेंगे प्रॉपर ढंग से इनमें जो ब्रेन की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि वो हम ब्रेन किसको बोल रहे हैं कि हेड रीजन में जो गैंग्लिया का साइज बढ़ा है वो ब्रेन की तरह नजर आता है। हाँ, नर्वस सिस्टम में कुछ सेंसरी ऑर्गन आ गए हैं, जैसे हमने बात की आई की, आई यानी कि कौन सी, सिंपल भी मिल जाती है, अदरवाइज मेन कौन सी टाइप की आई मिलती है आर्थ्रोपोडा में, कंपाउंड आई, जिसमें ओमिटीडिया, हजारों ओमिटीडिया होते हैं, और कैसी विजन शो करते हैं, मोजाइक विजन। इसके अलावा इनमें एंटीने भी पाए जाते हैं जो इन्वायरमेंट की मॉनिटरिंग के लिए होते हैं। इनमें स्टेटोसिस्ट भी मिलता है। स्टेटोसिस्ट क्या है, ईयर की तरह है, कि एक सर्कुलर फ्लूइड फील्ड स्ट्रक्चर होता है जो बॉडी की बैलेंसिंग और इक्विलिब्रियम के लिए काम करता है, जैसे हमारा इंटरनल ईयर करता है, ऐसे ही स्टेटोसिस्ट इनमें पाया जाता है। बाकी इनमें मोलस्का की तरह ओस्फेरिडियम नहीं मिलेगा, वहां पे उसकी बजाय और एडवांस आ गए हैं, इन्वायरमेंट की मॉनिटरिंग करने के लिए एंटीने आ गए हैं, जो इनको बहुत ही खास बनाते हैं और इनके नर्वस सिस्टम को और बेहतर और एडवांस दिखाते हैं। तो इस तरह से ये हो जाएगा नर्वस सिस्टम। अब बात करते हैं इनके एग्जाम्पल की। तो भाई एग्जाम्पल तो हमने बताया, सबसे बड़ी फाइलम है, कितने ही एग्जाम्पल हो जाएंगे। मक्खी हम पीछे पढ़ के आए, मस्का इंडिका, जो भी है इंडिया की मक्खी है या फिर डोमेस्टिक लेवल पे मिलती है, तो मस्का डोमेस्टिका, तो ऐसी बहुत सारी है एग्जाम्पल। मक्खी का एग्जाम्पल ले लो, या फिर मधुमक्खी को ले लो, एपिस इंडिका, इंडिया की है मक्खी, एपिस जीनस है। तो ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल है, लेकिन यहाँ पे, या फिर इवन हमने यहाँ पे कई एग्जाम्पल बता दिए हैं, जैसे हमने जो है इंसेक्टों में कुछ एग्जाम्पल बता दिए हैं,
यहाँ पे एरेक्निडा में बताए हैं टिकमाइट, स्पाइडर, स्कॉर्पियन, और क्रस्टेशियन में क्रेफिश बताया है हमने, यहाँ पे जो है प्रोन बताया है, क्रैब बताया है, लोबस्टर बताया। तो ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे, लेकिन एनसीईआरटी ने कुछ खास एग्जाम्पल दिए हैं जो इकोनॉमिक इंपोर्टेंस को शो करते हैं। तो एग्जाम्पल में भी हमने कुछ खास याद रखने हैं इकोनॉमिक इंपोर्टेंस के आधार पे। अगर देखें, कुछ इंसेक्ट तो जो होते हैं जो हमारे सीधे फायदे में आते हैं, जैसे मधुमक्खी जो होती है एपिस, एपिस इंडिका, तो उससे तो क्या मिलता है, शहद मिलता है हमें, हनी मिलता है, तो जो इकोनॉमिक वैल्यू है उसकी। इसी तरह से लेसिफर, ये क्या देते हैं, लैक, लैक इंसेक्ट होते हैं, ये लाख मिलता है जिसके इकोनॉमिक वैल्यू होती है, इंडस्ट्रीज में इसका यूज होता है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी होते हैं इंसेक्ट जो नुकसान करते हैं या फायदेमंद में। एक तो हम कहते हैं भाई हनी बी, एक लैक इंसेक्ट, और एक और है भाई, और वो क्या है, बॉम्बिक्स, बॉम्बिक्स यानी कि सिल्क वर्म, जिससे सिल्क मिलता है। लेकिन ध्यान रहे, अगर बॉम्बैक्स हो, आपको पजल करने के लिए स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में मिल जाए, तो देखो वाई की जगह ए आ जाए, बॉम्बैक्स, तो बेटा ये कोई सिल्क वर्म नहीं है, ये सिल्क कॉटन ट्री है। तो देखो थोड़ी से फर्क में कंफ्यूजन हो जाता है। तो सिल्क वर्म तो बॉम्बिक्स है और बॉम्बैक्स होता है सिल्क कॉटन ट्री। तो यहाँ पे ये भी क्या है, इंसेक्ट है। तो ये तो सब आर्थ्रोपोडा में है, फायदेमंद आर्थ्रोपोडा के कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। इसके अलावा आप कहोगे कि जैसे कुछ नुकसान करने वाले भी हैं, ग्रीगेरियस पेस्ट, बहुत खतरनाक पेस्ट जो होता है, जो खतरनाक झुंड में जो है क्या करता है, अटैक करता है, टीडे बोलते हैं जिनको, लोकस्टा, वो भी किस में आते हैं, आर्थ्रोपोडा ग्रुप में ही आते हैं। तो नुकसान करने वालों का भी एग्जाम्पल दिया है। इसके अलावा कई बीमारियां फैलाने वाले होते हैं वेक्टर, वो भी हमें इसी ग्रुप से मिलते हैं। जैसे मच्छर होते हैं, मॉस्किटो, मॉस्किटो की कुछ जीनस दी है, क्यूलेक्स है, एनाफ्लीज है, या एडीज, तो इनकी तो आपने देखी है। क्यूलेक्स से तो जो है एलिफेंटियसिस होता है, फ्लेरियल वर्मकोट जो के लिए वेक्टर का काम करते हैं। एनाफ्लीज से मलेरिया होता है। एडीज से आप जानते हो कि चिकनगुनिया और डेंगू फीवर जैसे वायरस को ये स्प्रेड करता है, वेक्टर के तौर पे काम करते हैं। तो इनके भी कुछ एग्जांपल दिए हैं, वेक्टर के तौर पे भी हमें यहाँ से ही मेंबर मिलते हैं, आर्थ्रोपोडा के ही। इसके अलावा कुछ इवोल्यूशनरी स्टडी के तौर पे भी यहाँ से हमें अच्छे एग्जांपल मिलते हैं, जैसे किंग क्रैब, किंग क्रैब को बोलते हैं लिमुलस, यानी कि एक तरह का लिविंग फॉसिल, यानी कि इस ग्रुप में, ये जिस ग्रुप से बिलोंग करता है ऑलमोस्ट सब एक्सटिंक्ट हो गए, कुछ ही बचे हुए हैं। तो उनमें से ये लिविंग फॉसिल की कैटेगरी में कहीं ना कहीं इवोल्यूशनरी स्टडी में भी काम करता है। तो कुछ अच्छे एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिए गए हैं। तो एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमें कुछ तो हमें एनसीईआरटी से ही ध्यान देना है। बाकी हमें ध्यान देना जो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि कौन सी इनमें फिश नहीं है। क्रे फिश यहीं पे आता है, सिल्वर फिश भी आर्थ्रोपोडा में आता है, प्रोन जो होता है ऑफ कोर्स ये भी एक एडिबल होता है, खाने लायक आर्थ्रोपोडा होता है, क्रैब को भी खाया जाता है। तो क्रस्टेशियन में जो एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा है, इनमें ज्यादातर मेंबर ऐसे हैं जिनको खाया जाता है। प्रोन को खाया जाता है, हम उसको सिंपली झींगा मच्छी बोलते हैं। और जो है क्रैब है, किंग क्रैब है, लोबस्टर है, ये सब के सब क्या है, एडिबल है, खाने लायक होते हैं आर्थ्रोपोडा। तो ये था भाई इनका एग्जाम्पल, जो कुछ खास एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं इनके रिप्रोडक्शन की। तो आर्थ्रोपोडा जो है, इनका रिप्रोडक्शन भी बहुत खास है। तो रिप्रोडक्शन में हम बात करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करेंगे। ये सेक्सुअल तो पहले ही हम स्टार्टिंग की दो फाइलम में ही मिलता है और आगे कहीं नहीं मिलेगा। तो अगर हम बात करें इंसेक्टों की, इंसेक्ट तो बहुत ज्यादा बड़ी क्लास है इसमें। तो उनमें तो ऐसा तो नहीं कि गैमेट ये बाहर रिलीज करेंगे हवा में। तो ऑफ कोर्स इनका फर्टिलाइजेशन तो कैसा होगा, इंटरनल होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। ऑफ
ऑफ कोर्स ये लार्वा बनाते हैं, बहुत सारे लार्वा बनेगा तो डेवलपमेंट कैसी होगी, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगी। हाँ, हम जानते हैं कुछ और हैं जैसे क्रस्टेशियन, वो एक्वेटिक है, उनमें तो लाजमी है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, पानी के अंदर हो सकता है, कुछ एक में इंटरनल भी हो सकता है, उनमें भी लार्वे मिल सकते हैं। तो हम मेजर क्लास की बात करते हैं आर्थ्रोपोडा में इंसेक्टों की, तो उन्हीं से पता चलता है कि भाई उनमें लार्वे भी मिलते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। ऑफ कोर्स मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, तो वो तो पहले ही करेक्टर डेवलप हो चुका है निमेटोड से, यानी कि यूनिसेक्सुअलिटी देखने को मिलती है। इनमें कुछ एक में हम मात्र देखने मात्र से उनको अलग कर सकते हैं, तो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म भी देखी जा सकती है। अब इनमें जो लार्वे बनते हैं वो कौन से लार्वे बनते हैं, तो सभी के तो हम नहीं बता सकते, लेकिन कुछ एक के हम बता सकते हैं। जैसे मॉस्किटो है, तो मॉस्किटो को लार्वे को बोलते हैं रिगुलर लार्वा। पानी में आपने देखा होगा काली पूंछ वाले कीड़े घूमते रहते हैं साफ पानी में, तो वो कीड़े क्या हैं, लार्वे हैं किसके, मॉस्किटो के, काली पूंछ वाले, तो वो लार्वे का नाम है रिगुलर। और जो हाउस फ्लाई होती है मक्खी, तो मक्खी के लार्वे का होता नाम मगट। कुछ इनएक्टिव से पैसिव से लार्वे भी पाए जाते हैं इंसेक्टों के, जिसको बोलते हैं ग्रब। और सबसे ज्यादा इंसेक्टों का जो लार्वा पाया जाता है कैटरपिलर पाया जाता है। तो ग्रब जैसे तो आपको हनी बी वगैरह के जो लार्वे दिखेंगे वो ऐसे मिलते हैं, बिल्कुल इनएक्टिव से कीड़े होते हैं, लेकिन वो हिलते जुलते नहीं नजर आएंगे आपको, बिल्कुल इनएक्टिव से पड़े रहते हैं, वो ग्रब होता है। और कैटरपिलर जो होते हैं वो एक्टिव कीड़े जो दिखते हैं आपको फ्रूट वगैरह पे, पेड़ पौधों पे। तो ये कीड़े की किस में, कई बार आप सोचोगे कीड़ों को किस फाइलम में रखें हम, एक्चुअल में ये जो कीड़े दिखते हैं ये ज्यादातर इंसेक्टों के लार्वे हैं। और जो बहुत ज्यादा आपने देखा है वो कैटरपिलर दिखता है जमीन में, पौधों पे। और मधुमक्खी का लार्वा देखोगे इनएक्टिव सा पड़ा रहता है, कीड़ा सा ही होता है, बिल्कुल हिलता उल्टा नहीं है, वो ग्रब होता है। और मक्खी का जो लार्वा होता है वो भी ज्यादा एक्टिव नहीं होता है, वो मकट मगट होता है। और मच्छर का जो आपने लार्वा देखा है पानी के अंदर, काली पूंछ वाले कीड़े, वो रेगुलर लार्वा होता है। तो ये भी क्लियर है कि इनमें डेवलपमेंट कैसी है, इनडायरेक्ट। हाँ, कुछ एक ऐसे भी है जिनमें लार्वा नहीं बनता तो डेवलपमेंट डायरेक्ट भी पाई जाती है। तो ये थे भाई आर्थ्रोपोडा। और आर्थ्रोपोडा में यूनिक कैरेक्टर हमने क्या ध्यान रखना है कि आर्थ्रोपोडा जो है इनमें ट्रू सेगमेंटेशन पाई जाती है, मेटामेरिज्म पाई जाती है। दूसरा, इनका काइटिनस एक्सोस्केलेटन होता है जिसके आधार पे इनको आगे क्लासिफाई भी किया जाता है। तीसरा, इनमें सेंसरी स्ट्रक्चर के तौर पे, ऑर्गन के तौर पे कंपाउंड आई, और इनमें एंटीनों की स्टार्टिंग हो जाती है जो मॉनिटरिंग का काम करते हैं। इसके अलावा इनमें जो है खास एक्सक्रीटरी ऑर्गन या स्ट्रक्चर के तौर पे मालपीगियन ट्यूब्यूल पाई जाती है, जो कि एक तरह से मेटानेफ्रिडिया का काम करती हैं। ओस्मो रेगुलेशन में भी काम करेंगे और एक्सक्रीशन में भी काम करते हैं। लेकिन कुछ एक में कोक्जल ग्लैंड भी पाई जाती है, वो हमने सेपरेटली डिस्कस कर लिया। रेस्पिरेशन के लिए इनमें ट्रैकियल रेस्पिरेशन फेमस है, जो इंसेक्टों में पाया जाता है। और ट्रैकिया की ओपनिंग कहाँ से होती है, स्पाइरिकल से, जो हमारे नोस्ट्रिल के इक्विवेलेंट माना जाता है। ये सारे क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। और फिर बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, तो वो हमने अभी डिस्कस किया ही है। और लास्ट में है इनके एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। फिर हमें ध्यान देना है कि जो फिश, जो अक्सर क्वेश्चन आते हैं कि भले ही फिश है लेकिन फिश नहीं है, नाम के पीछे फिश मिले, तो कई ऐसे आर्थ्रोपोड हैं जिनके नाम के पीछे फिश लिखा हुआ है। क्रे फिश, या फिर जो है सिल्वर फिश, वो इंसेक्ट है। क्रे फिश क्या है, क्रस्टेशियन है। तो इन पे हमें ध्यान देना है। तो ये है भाई आर्थ्रोपोडा। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इकाइनोडर्मेटा नेक्स्ट क्लास में।